जय हिंद दोस्तों, मैं शिवांजय पाठक एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल एग्जाम पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं पॉलिटी का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इससे पहले आपको पॉलिटी के 2 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। उसमें मैंने आपसे राज्यसभा, संसद और लोकसभा के विषय में कुछ बातचीत की थी। आशा करता हूँ वहाँ पर वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह टॉपिक। राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने बताया, अनुच्छेद 52 से 78 के अंतर्गत आता है। आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 52 को। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह बात अनुच्छेद 52 में कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जी हाँ, हमारे देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए जो कि भारत का प्रथम नागरिक होता है। जी हाँ, प्रथम नागरिक होता है जो कि हेड ऑफ स्टेट होता है। कार्यपालिका का जो भी कार्य होता है वह राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति के हाथों से होता है, उनके हस्ताक्षर से होता है। आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 53 को। संघ की कार्यपालिका की शक्तियां अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आती हैं। ये शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। अब आप दोस्तों पूछेंगे कि यह कार्यपालिका क्या होती है। आइए कार्यपालिका को मैं पहले आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब कोई बिल दोनों सदनों से पास होकर के जाता है, दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों से पास होकर के जाता है, तो राष्ट्रपति के पास वह बिल जाएगा और राष्ट्रपति उस पर कानून बना देता है, तो उसको ही हम कार्यपालिका कहते हैं साधारण भाषा में। आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 54 को। राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, यह इस विषय में बात अनुच्छेद 54 के अंतर्गत की गई है। आइए देख लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो चुनकर के आते हैं, वे अपने मत का प्रयोग करते हैं। और विधानसभा के सदस्य, दिल्ली व पांडुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश, उनकी विधानसभाएं भी इस चुनाव में भाग लेती हैं। उनके भी निर्वाचित सदस्य जो चुनकर के आते हैं, वे इस चुनाव में भाग लेते हैं। दिल्ली और पांडुचेरी को कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दिल्ली और पांडिचेरी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत वोट डालने का प्रावधान है, तो इसका आंसर होगा 17वें अनुच्छेद के अंतर्गत वोट डालने का अधिकार है। आइए थोड़ा आगे समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष मतलब चुने हुए लोग। अनुच्छेद 56 को समझ लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में अनुच्छेद 56 के अंतर्गत बताया गया है, जो कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 58 को आइए समझ लेते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता पर कुछ बातचीत की गई है। अनुच्छेद 58 में भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, मतलब लोकसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, बनने योग्य योग्यताएं होनी चाहिए। लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मैं दोस्तों आपको पहले से ही बता चुका हूँ, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था। जब मैं राज्यसभा का टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा था, उसमें अच्छे से कवर किया था लाभ का पद क्या होता है। दोस्तों, ये जितने भी अनुच्छेद हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से सीधा सा प्रश्न पूछ दिया जाता है 1 या 2 नंबर के लिए, इसलिए इन सभी बातों को समझ लेना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको दोस्तों हर एक टॉपिक बहुत ही विस्तार पूर्वक और डीप ले जाऊंगा, अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। आइए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुच्छेद 61 यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान रखा गया है। यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रबंधों का उल्लंघन करता है तो उन्हें महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। जी हाँ, अगर राष्ट्रपति संविधान के जो प्रबंधों का उल्लंघन करता है तो उसको महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। यह बात अनुच्छेद 61 में की गई है। दोस्तों, महाभियोग की क्या प्रक्रिया होती है, आइए इसको भी कुछ समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। राष्ट्रपति को 14 दिन की लिखित सूचना दी जाती है। जिस सदन से वह लिखित सूचना दी जाती है उसके एक चौथाई सदस्यों का उस
सूचना के ऊपर हस्ताक्षर होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, उसके बाद उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होने के बाद, उस सदन मतलब जिस सदन से यह नोटिस दी जाती है उसको, उस सदन से 2/3 सदस्यों का प्रस्ताव पास हो जाता है अगर, तो वह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन इसकी जांच करवाएगा। अगर आरोप सत्य या सिद्ध हो जाते हैं तो वह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा और उस पर वहाँ दूसरे सदन में भी वहाँ पर 2/3 बहुमत के साथ पारित होगा। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी। उसी तिथि से राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। महाभियोग की प्रक्रिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, लोग इसको बहुत ही बोरिंग टॉपिक मानते हैं। इन 3 पॉइंटों में मैं महाभियोग की प्रक्रिया आपकी पूरी अच्छे से कवर कर ली है। आइए आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। पहले तो लिखित सूचना होनी चाहिए किसी भी सदन से, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन से। उस सूचना पर, जिस सदन से ये सूचना लिखी जाएगी, उस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अति आवश्यक हो जाती है। 14 दिन के लिए लिखित सूचना दी जाती है। फिर उसके बाद उस सदन से 2/3 सदस्यों द्वारा वह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उसके बाद वह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन उस प्रस्ताव की जांच करवाएगा। अगर आरोप सत्य सिद्ध हो जाते हैं तो दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित होना अति आवश्यक हो जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा। आइए थोड़ा आगे समझ लेते हैं। और ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। राष्ट्रपति का जो रिक्त पद होता है उसको 6 महीने के अंदर भरना होता है। 6 महीने के अंदर चुनाव होकर नए राष्ट्रपति को चुनना होता है। आइए अनुच्छेद 62 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद खाली होने का प्रावधान रखा गया है। अनुच्छेद 62 के अंतर्गत राष्ट्रपति का जो पद खाली होता है उसके अंतर्गत कुछ बातचीत की गई है। अगर महाभियोग लगा हो तो राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो तो वह पद खाली हो सकता है, या वो बीमार हो तो वह पद खाली हो सकता है, अगर वो विदेश में हो तो वह पद खाली हो सकता है, और यदि वह 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण कर चुके हों तब वो पद खाली हो सकता है। यह बात अनुच्छेद 62 में कही गई है। आइए आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आइए कुछ बात कर लेते हैं। नंबर 1 प्रशासनिक कार्य, नंबर 2 विधायी कार्य, नंबर 3 कूटनीति, नंबर 4 रक्षा सेवाएं, नंबर 5 क्षमा दंड का प्रावधान मतलब, नंबर 6 आपातकालीन शक्तियां, नंबर 7 वीटो शक्तियां। दोस्तों, मैं 7 शक्तियां आपको बहुत ही साधारण भाषा के साथ अच्छे से समझाऊंगा और आशा करूंगा आपको ये 7 शक्तियां अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, अधिकतर लोगों को पॉलिटी बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, लेकिन मैं आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊँगा। बस आप मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिएगा। आइए देख लेते हैं आज की पहली प्रशासनिक कार्य की शक्तियाँ। प्रशासनिक कार्यों के हेड राष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जी हाँ, अनुच्छेद 56 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। कार्यपालिका के विषय में मैं आपसे आगे ही बात कर चुका हूँ। जब कोई बिल दोनों सदनों से पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर कानून बना देते हैं। सहज भाषा में इसको ही कार्यपालिका कहते हैं। संघ स्तर के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। जितने भी संघ स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर पद होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। आइए देख लेते हैं वे कौन कौन से पद होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो
अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अल्पसंख्यक मामलों के जो सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पिछड़ा वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। पिछड़ा वर्ग के सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्र स्तर के अन्य आयोग की जो पद होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। जी हाँ, इस प्रकार ये जितने भी पद दिए गए हैं इनकी सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों मैं राष्ट्रपति के जो टॉपिक है उसको मैं 2 पार्टों में कवर करूँगा। पहले पार्ट में मैंने आपसे इन सब विषय में बात की और आगे के पार्ट में मैं आपसे जो राष्ट्रपति की 6 शक्तियाँ बची हैं उस विषय पर मैं बात करूँगा, अच्छे से आपको समझाऊँगा। कूटनीति, रक्षा सेवाएं क्या होती है, क्षमा या दंड का प्रावधान क्या होता है, आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं, वीटो शक्तियाँ क्या होती हैं, इन सब विषय पर मैं बहुत ही साधारण तरीके से और अच्छी तरीके से आपसे मैं बात करूँगा। दोस्तों इसी के साथ यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।